आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। रात के बज चुके हैं 8 और कहानी का जो सिलसिला है वो जारी है। और आज की कहानी जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये कहानी है केरल की। केरल में एक गांव पड़ता है कासरगोड। 11 नवंबर 2024 को उस गांव के कुछ लोग कुछ मेहमानों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहां पर कुछ लोग आने वाले थे और वो एक स्पेशल चीज लेकर के आने वाले थे। लेकिन जब वो 4 मेहमान पहुंचते हैं तो सभी की आंखें नम होती हैं। दरअसल ये 4 मेहमान कोई और नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, सरकारी नौकर होते हैं। और उनके हाथ में एक गत्ते का डब्बा होता है, या यूं कहिए एक कार्टन होता है। और उस कार्टन के अंदर कुछ अस्थियां होती हैं, कुछ हड्डियां होती हैं, जिसे देखकर सभी लोग बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। ये हड्डियां थी एक 13 साल की मासूम बच्ची की, जिसका नाम सफिया होता है और वो इसी कासरगोड की रहने वाली थी। 13 साल की सफिया का 18 साल पहले कत्ल हो गया था। और 18 साल के इंतजार के बाद माँ बाप इसी इंतजार में थे कि कब उन्हें उनकी बच्ची के कुछ हड्डियां या कुछ चीजें मिले, जिससे वो उनके धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार कर सकें। और 11 नवंबर 2024 ये वही दिन था जब उनको उनकी बेटी को सौंप दिया जा रहा था। तो ऐसी न जाने कितनी ही हमारे सामने कहानियां होंगी जिनकी कत्ल कभी का हुआ होगा और वो हड्डियां एक डब्बे में बंद रही होंगी, और माँ बाप अपने धर्म के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार सालों बाद, या यूं कहिए कि कुछ तो अभी भी ऐसे ही डब्बों में बंद रखी होंगी फॉरेंसिक किसी लैब में। इसी तरह कुछ हुआ सफिया के साथ कि 18 साल के बाद उसके माँ बाप को उसका अंतिम संस्कार करना नसीब हुआ। तो क्या थी कहानी पूरी, ये मैं आपको सिलसिलेवार बताती हूँ। कासरगोड गांव में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया का नाम था मोइनुद्दीन और जो उनकी बीवी थी उनका नाम था आयशा। दोनों बहुत ही गरीब परिवार से थे, लेकिन बहुत ही खुशहाल फैमिली थी। अपनी गरीबी को भी वो अपनी किस्मत समझकर बहुत हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। तभी उनके घर एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो सफिया रखते हैं। धीरे धीरे सफिया बड़ी होती है। साल 2006 आ जाता है। साल 2006 में उसी गांव में एक कलेक्ट्रेट आते हैं। कलेक्ट्रेट आने के बाद में वो काफी अमीर होते हैं, काफी उनका रुतबा होता है, काफी दबदबा होता है। उनका नाम होता है केसी हमजा, उनकी बीवी होती हैं। गांव में आने के बाद वो कहते हैं कि हमें एक लड़का या कोई ऐसी लड़की मिल जाए जिसे हम पढ़ा भी सकें और वो हमारे घर रहकर थोड़ा बहुत मेरी बीवी का हाथ बटा सके। मेरी जो बीवी है उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और हम कुछ बदले में पैसे भी देंगे, और बच्ची को या जो भी लड़का मिलता है तो हम उसको पढ़ाई लिखाई भी उसकी पूरी अच्छे से कराएंगे। अब जब मोइनुद्दीन और आयशा ये बात सुनते हैं तो उनके मन में एक लालच उठता है। और लालच क्या, मतलब माँ बाप होने के नाते वो सोचते हैं कि हमारे घर में तो गरीबी में जिंदगी गुजर ही रही है, ना बेटी पढ़ पा रही है, ना उसका कुछ मुस्तकबिल है। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना केसी हमजा जो है इनके साथ अपनी बेटी को भेज दिया जाए। इसकी पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगी और ये अच्छे से अपना जीवन भी जिएगी और घर के कामों में हाथ भी बटाएगी और कुछ सीखेगी। हमजा वहीं के रहने वाले होते हैं। केरल के कासरगोड के पास में शहर एक जगह पड़ती है, वहीं पर वो रहते हैं अपनी बीवी के साथ। अपने साथ जब वो बात कर लेते हैं माँ बाप से तो वो सफिया को ले जाते हैं। सफिया भी उनके साथ जाकर काफी खुश। माँ बाप कभी कभार मिल लेते हैं। 2006 22 दिसंबर की ये बात होती है। मिलने के बाद वो जाते हैं जब अपनी बेटी से मिलने, तो पता चलता है कि बेटी बिल्कुल सही है, खुश भी है, पढ़ाई लिखाई भी थोड़ी बहुत कर रही है, घर के कामों में भी हाथ बटा रही है। इसके बाद वो मिलकर सफिया से वापस आ जाते हैं। अब कुछ टाइम के बाद, काफी लंबा अरसा हो जाता है, सफिया से कोई मुलाकात नहीं होती। इधर जो केसी हमजा होते हैं इन्हें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट गोवा में मिल जाता है, जिसका काम काफी लंबे समय तक चलना था। तो केसी हमजा सोचते हैं कि क्यों ना हम गोवा ही शिफ्ट हो जाए थोड़े दिन के लिए, क्योंकि काम लंबा है, मैं बार बार केरल से गोवा आ नहीं सकता, बीवी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। लेकिन वो सफिया के परिवार वालों को इस बात की खबर नहीं लगने देते कि हम सफिया को भी अपने साथ ले जा रहे हैं। अब वो केरल से गोवा तीनों लोग चले जाते हैं। अब जब तक केरल में थे केसी हमजा सफिया के साथ, तब तक उनका बर्ताव बहुत अच्छा था, सफिया का ध्यान भी रखते थे। लेकिन जैसे ही वो गोवा चले गए, अचानक से हमजा और उनकी बीवी का जो रवैया था वो सफिया के प्रति काफी रूड हो गया। उसके साथ छोटी छोटी बातों पर डांट डपट करते, उसकी पिटाई भी किया करते, पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात हो गई, उसको बहुत परेशान किया करते। इधर एक दिन सफिया को किचन में कोई काम करने हमजा की बीवी भेज देती हैं, और जब किचन में सफिया काम कर रही होती है तो उसके ऊपर खौलता हुआ तेल गिर जाता है
और जब तेल गिर जाता है तो सफिया बुरी तरह जल जाती है। ज्यादा जलने की वजह से वो लोग डर जाते हैं, उसको जो है दवाई वाई दी जाती है, घर पर ही रखा जाता है, लेकिन उसकी दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती रहती है। अब इधर हमजा बता नहीं सकता परिवार को, क्योंकि वो इतनी दूर लेकर आया, और अगर बता देता है तो घर वाले हड़कंप मचाएंगे कि बच्ची के साथ इतना बड़ा केस हुआ, आपने बताया नहीं और आप इतनी दूर लेकर के भी आ गए और आपने जानबूझकर तेल डाला है बच्ची पर। बहुत सारे ऐसे सवाल हमजा को परेशान करने लगे। फिर वो अपने साले को बुलाता है, यानी अपनी बीवी के भाई को बुलाता है और उसके सामने पूरी कहानी रखता है। अब उसका भाई कहता है कि एक काम करो, इस केस को यहीं दबा देते हैं, सफिया को तुम रास्ते से हटा दो, इसकी गला दबाकर इसको मार देते हैं। हमजा की समझ में भी ये बात आ जाती है कि किस किस को जवाब देंगे, क्या होगा। वो अब बात की बात है, पहले सफिया को ही रास्ते से हटाते हैं, इसी का काम करते हैं। इधर सफिया का जो है गला दबा दिया जाता है। एक तो वो बीमार थी, जली हुई थी, इधर उसका गला दबाकर उसको मार दिया जाता है। उसकी बॉडी को बाथरूम में ले जाते हैं और हमजा और उसकी बीवी और उसका भाई यानी कि हमजा का साला तीनों मिलकर उसकी बॉडी के 3-4 पार्ट्स कर लेते हैं और अलग अलग पॉलीथिन में डालकर रख लेते हैं। अब हमजा परेशान होते हैं कि यहाँ तक तो कहानी ठीक थी, अब आगे के जो पहलू हैं उनको कैसे सुलझाया जाए। यानी एक तो सफिया की लाश को ठिकाने लगाना है, कहीं दबाना है, दूसरा सफिया के घर वालों को क्या बोलना है, इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। तभी हमजा कहते हैं कि जो मेरी साइट चल रही है वहां खुदाई का काम चल रहा है, जो मैं ब्रिज बना रहा हूँ वहां काफी गहरा गड्ढा है, वहीं पर ले जाकर इसको दफन कर देते हैं। रात का टाइम कोई होगा भी नहीं और काम भी आसान हो जाएगा। तीनों लोग गाड़ी में बैठते हैं और सफिया की बॉडी लेते हैं, यानी कि जो पॉलीथिन में उसके टुकड़े रखे थे, ले जाने के बाद उस गड्ढे में दफन करके उसके ऊपर मिट्टी डालकर वापस घर आ जाते हैं। अब इधर सफिया के घर वालों को एक कॉल किया जाता है और हमजा उनसे कहता है कि हम आपके बच्ची को मिलवाने ला रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, और उन्हें यह नहीं बताता कि हम गोवा से बोल रहे हैं। घर वालों को भी लगता है कि शायद इस बार खुद मिलाने ला रहे हो, क्योंकि थोड़ा दूर पर ही शहर था जिस गांव में रहते थे सफिया के घर वाले। अब वो तारीख भी आ जाती है, लेकिन ना तो सफिया ही मिलने आती है ना ही हमजा आता है, कोई बातचीत नहीं होती। जब काफी इंतजार हो जाता है तो सफिया के घर वाले हमजा के उसी घर पर पहुंचते हैं जो केरल में शहर में था। वहां जाने के बाद जब वो हमजा से पूछते हैं कि हमारी बेटी सफिया कहाँ है, तुम मिलाने लाने वाले थे, वो आई नहीं घर पर, तो वो सभी चौंक जाते हैं और एक कहानी सफिया के बाप यानी मोइनुद्दीन को सुनाते हैं और वो कहते हैं कि मैं बिजी था, मैंने अपने कुछ लोगों को सफिया को लेकर भेजा था आपके पास, अब वो गांव के बाहर से ही छोड़कर आ गए थे। सफिया ने कहा कि अब मैं खुद चली जाऊंगी, आगे आपको जाने की जरूरत नहीं, तो वो लोग उसको गांव के बॉर्डर पर छोड़कर घर वापस आ गए थे। अब इधर माँ बाप परेशान कि सफिया तो घर आई ही नहीं है। इधर वो लोग भी नाटक करते हैं, यानी हमजा और उसकी वाइफ भी ऐसे ही नाटक करते हैं, बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं उनके साथ, और मिलकर के पूरा गांव भी इकट्ठा हो जाता है। सब में बात पहुंच जाती है कि जो सफिया है वो गायब है, गांव में छोड़ा गया था, गांव से घर पहुंची नहीं। तभी माँ बाप फैसला करते हैं अगले दिन कि ठीक है, अब हम अपनी बेटी की एफआईआर दर्ज कराएंगे। और लगभग ये मामला होता है 2007 की जनवरी फरवरी का। जब माँ बाप एफआईआर के लिए जाते हैं तो हमजा को ये बात सही नहीं लगती, वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उधर गांव वाले भी साथ होते हैं, सभी लोग मिलकर एक एफआईआर दर्ज करा देते हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद भी कुछ नहीं होता, क्योंकि मामला एक गरीब परिवार का था, पुलिस वैसे ही किसी की नहीं सुनती तो इनकी क्या सुनती। एफआईआर दर्ज हो जाती है, कोई सुनवाई नहीं। इधर जो सीएम साहब होते हैं उनको भी लेटर लिखा जाता है, जो और भी आला अधिकारी हैं उनको लेटर लिखा जाता है, लेकिन कहीं से कोई सफिया की ढूंढने के लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई आगे नहीं आता। आखिरकार माँ और बाप दोनों जब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो माँ एक ऐलान करती है और इसी बीच मीडिया भी एक्टिव हो जाती है, मीडिया में भी ये खबरें सुर्खियों में आने लगती हैं। माँ कहती हैं कि मैं जब तक आंदोलन पर रहूंगी, जब तक मेरी बेटी को ढूंढने के लिए या मेरी बेटी का कोई सुराग नहीं मिलता। तभी वो गांव के बाहर जो पुलिस चौकी होती है उसी के आगे आंदोलन पर बैठ जाती हैं, धरने पर बैठ जाती हैं। 90 दिनों तक वो धरना देती हैं और धरने में ये होता है कि जितने भी वहां के गांव वाले थे वो सब प्रदर्शन पर उतर आते हैं, काफी ज्यादा भीड़ आग बबूला हो जाती है, आक्रोशित हो जाती है, मीडिया भी वहां सक्रिय हो जाती है, कुछ एनजीओज आ जाते हैं वहां पर। तभी एक सफिया के नाम से कमेटी गठित की जाती है जिसका नाम सफिया एक्शन कमेटी नाम रखा जाता है, और वो सब लोग मिलकर अब पुलिस के ऊपर दबाव डालते हैं। आला अधिकारियों के पास इसकी खबर जाती है, वो भी ऊपर से प्रेशर देते हैं और एक सीबीआई जांच गठित कर दी जाती है, यानी सीबीआई को इस केस सौंप दिया जाता है। अब जब सीबीआई को केस सौंप दिया जाता है तो सीबीआई अपने तरीके से जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल सारी करने के बाद जो शक की सुई होती है वो हर बार आकर हमजा पर ही टिक जाती है।
अब जब हमजा से कड़ी पूछताछ करने लगती है पुलिस, तो एक बात सामने निकल कर आती है कि गोवा वाली जो बात थी वो हमजा कबूल कर लेता है कि गोवा मैं साथ ले गया था, लेकिन मैंने इस डर से नहीं बताया हमजा ने सफिया की फैमिली को कि वो गोवा भेजते नहीं अपनी बेटी को। इतनी दूर का मामला था, मैंने इस डर से कि मेरी बीवी का सहारा है, मैं भी साथ रहता हूँ, तो कहीं बच्ची के लिए मना ना कर दे, इसलिए मैं चुपचाप गोवा ले गया। मैंने बस इतनी बात छुपाई है, बाकी मुझे सफिया का नहीं पता। लेकिन अब वही बात है, जब एक सच पकड़ा गया, एक झूठ पकड़ा गया, तो सारी शक की सुइयां जो है वो हमजा पर आकर टिकती रही बार बार। अब सीबीआई ने जो उनके 7 लोग थे, यानी कि उनकी बीवी थी, उनका साला था जिसका नाम आया निकलकर, सबसे एक एक करके अलग अलग पूछताछ की। और जब पूछताछ की तो सबके अलग अलग बयान आए। फिर पुलिस ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और सभी को एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू किया कि उसने कबूल कर लिया है और उसने भी कबूल कर लिया है। इसी तरह एक मनगढ़ंत कहानी सुनाकर जो सच था वो सभी लोग कबूल कर लेते हैं कि किस तरीके से सफिया को मारा गया है और उसकी हड्डियां कहाँ पर हैं। ये मामला होते होते 2008 आ जाता है, यानी 2006 में सफिया गायब हुई और 2008 लग गया। तो लगभग 1.5-2 साल इस केस को लग गए ये जानने में कि आखिर उनकी बच्ची जिंदा भी है या नहीं। 2008 में माँ बाप को ये पता चलता है कि उनकी बच्ची को तो मरे हुए भी 1.5 साल हो चुका है और उसकी अब हड्डियां ही वहां पर मिलेंगी। फॉरेंसिक टीम आती है, पूरी क्राइम टीम आती है वहां पर, गड्ढे को खोदा जाता है, जेसीबी बुलाई जाती है। जब गड्ढा खोदा जाता है तो उसमें से सफिया के कुछ कंकाल यानी हड्डियां कुछ मिलती हैं। अब जब हड्डियां मिल जाती हैं, उनका डीएनए टेस्ट के लिए उनको भेजा जाता है, तो पता चलता है कि ये सफिया की ही हड्डियां हैं। इधर माँ बाप का रो रो। इधर जब सफिया की हड्डियां मिल जाती हैं तो पुलिस उनको अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, क्योंकि एक तरह से वो कानून की संपत्ति हो गई। जब तक केस का कुछ फाइनल नहीं होगा, जब तक वो हड्डियां किसी को दी नहीं जाएंगी, उसके अवशेष नहीं दिए जाएंगे, तो उनको फॉरेंसिक लैब में रखा गया। इधर केस चल रहा है, हमजा भी अरेस्ट हो जाता है, उसकी बीवी भी अरेस्ट हो जाती है और सालक को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और उसमें एक पुलिस वाले को भी अरेस्ट किया जाता है। यानी टोटल 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। पुलिस वाले के ऊपर ये इल्जाम लगता है कि पुलिस वाले को सच बहुत पहले पता चल गया था, लेकिन हमजा ने उसका पैसे देकर मुंह बंद करा रखा था। अब इधर हमजा को जो कोची सेशन कोर्ट है वो सजाए मौत सुना देती है और जो बीवी है उसको 6 साल की सजा और जो साला था उसको भी 6 साल की सजा हो जाती है। सेशन कोर्ट के बाद ये लोग हाई कोर्ट में अपील करते हैं। जब हाई कोर्ट में अपील की जाती है तो ये मामले का लगभग आ जाती है 2015। 2015 आने के बाद जो हमजा होते हैं इनको उम्र कैद हो जाती है और जो बीवी और उनका भाई होता है उसको 3-3 साल की सजा हो जाती है। तो ऑलरेडी वो इतनी सजा काट चुके थे तो वो दोनों तो बरी हो जाते हैं। तो अब ये सोचिए 2006 से 2015 आ जाता है, यानी कि कितने साल इस केस को 8-9 साल बीत जाते हैं। लेकिन जो बच्ची की हड्डियां थी वो एक डब्बे में फॉरेंसिक लैब में ही रखी रही। माँ बाप भी काफी कोशिश करते रहे, जिद्दोजहद करते रहे कि आखिरकार उनकी बेटी की हड्डियां तो उन्हें सौंप दी जाए जिसके तहत वो उसका अंतिम संस्कार कर सकें। लेकिन कानून हमेशा यही कहता रहा कि अभी आगे इसकी जरूरत पड़ सकती है, यही हमारे पास आखिरी सबूत है, अगर हमें किसी रिपोर्ट की जरूरत पड़ी तो हम निकाल नहीं पाएंगे। इधर फिर 2019 आ जाता है। 2019 में फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा, लेकिन तभी जो है इस केस की सुनवाई फिर से होती है और केस को इसी तरह रखा जाता है। माँ बाप भी फिर परेशान हो जाते हैं 2019 में, जब केस की दोबारा सुनवाई होती है, सारी चीजों को दोबारा से रिपीट किया जाता है। तब भी जो कोची सेक्शन कोर्ट होता है वो यही चीज रखते हैं कि अभी हम हड्डियां नहीं दे सकते किसी भी हालत में जब तक इस केस का फाइनल ना हो जाए। लेकिन 2024 आते आते ये केस नवंबर आ जाती है, यानी 11 नवंबर को इस केस का आखिरी पड़ाव होता है। तभी जो कोची सेशन कोर्ट होता है उसके जज को थोड़ा सा रहम आ जाता है, जब माँ बाप ज्यादा गिड़गिड़ाते हैं कि 18 साल हो गए हैं हमें और हमें अपनी बेटी जिंदा तो क्या मिलती, जो उसकी हड्डियां हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं जिससे हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार अपने धर्म के हिसाब से कर सके। अब जब कोर्ट भी ये बात सुनती है और उसकी भी समझ में आता है कि जो होना था अब जो होगा आगे वो भी देखा जाएगा, लेकिन माँ बाप को ये जो गत्ते में बंद इनकी बेटी है इसको सौंप दिया जाए। तो ये वही तारीख थी, तारीख 11 नवंबर 2024 की दी जाती है माँ बाप को कि इस दिन 4 अधिकारी आएंगे आपके पास और वो जो जहाँ लेबोरेटरी में जो रखे हुए हैं इसके अवशेष उनको लेकर के आएंगे और आपको सौंप दिया जाएगा। सारी कार्यवाही होती है, माँ बाप से साइन ले लिए जाते हैं, उनको वो डब्बा सौंप दिया जाता है। अब जिस बेटी को उन्होंने सही सलामत हमजा को सौंपा था, आज वो बेटी एक डब्बे में कैद होकर उनके पास आई और उसे भी 18 साल लग गए। यानी कि अगर आज सफिया जिंदा होती तो लगभग 13 साल की उसकी उम्र थी और 18 साल ये लगभग 30-31 साल की वो लड़की होती और शायद अपने माँ बाप के लिए कुछ कर रही होती। तो अभी न जाने कितने ही इसी तरह के सफिया के जैसे केस
अदालतों में, लेबोरेटरी में ऐसे ही डब्बों में बंद पड़े हैं, जिनका फैसला कब का कब आएगा। कुछ का आ चुका होगा, कुछ का ऐसी पेंडिंग पड़ा होगा। कितने ही माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, कितने ही ऐसे रिश्ते पड़े होंगे जो अपने किसी करीबी का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए होंगे। तो ये थी आज की पूरी कहानी, जिसे सुनकर मैं खुद थोड़ा सा इमोशनल हो गई कि एक बच्ची के साथ कितनी क्रूरता बरती गई। तो अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।